हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंशियल डिसीजंस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में भी आइडिया हो जाएगा क्या होते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजंस भी क्या होते हैं वो भी पता चल जाएगा। और दोनों का डिफरेंशिएशन तो मैं करवाने ही वाला हूँ। तो 3 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड देन फाइनेंशियल डिसीजंस। आपके सामने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब है एलोकेटिंग द कैपिटल टू द एसेट्स और द प्रोजेक्ट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड अचीव द फाइनेंशियल गोल। वेरी वेरी सिंपल कि जब हम अपने फंड्स को किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, वैसे शॉर्ट टर्म नहीं कहूँगा, ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म में ही लगाते हैं, ताकि हमें अगर मैक्सिमाइजेशन रिटर्न चाहिए, मैक्सिमाइज रिटर्न चाहिए, तो जहाँ जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगाते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम पैसा लगाते हैं, उनसे जो रिटर्न हमें मिलने वाला होता है, उस तरह के जो डिसीजंस हम लेते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मीन द डिसीजंस अबाउट एलोकेटिंग द कैपिटल, एलोकेटिंग द फंड्स इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स स्पेशली। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन ज़्यादातर जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करी जाती है वो लॉन्ग टर्म नेचर से बात की जाती है। ठीक है, तो याद रखना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब जब हम फिक्स एसेट्स में पैसा लगाएं या ना लगाएं, उसके डिसीजंस जब हम लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की नेचर बन जाती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। और जब हम करंट एसेट्स के डिसीजन लेते हैं कि करंट एसेट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये आपने बेसिकली समझा भी होगा कहीं पे। लेकिन नॉर्मली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब यही है कि जब हम अपनी कैपिटल को एलोकेट करने के बारे में सोचते हैं उन एसेट्स और प्रोजेक्ट में, जिससे हमें मैक्सिमाइज रिटर्न मिल सके, जिससे हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिल सके। ओके जी, चलिए अब देखिए दूसरा आता है कि फोकस क्या है दोनों का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन का। फाइनेंशियल डिसीजन पहले आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसका फोकस होता है व्हाट एंड हाउ मच के ऊपर, क्या इन्वेस्ट करना है और कितना करना है, क्या इन्वेस्ट करना है और कितना करना है, बस इसके ऊपर। जबकि फाइनेंशियल डिसीजन का फोकस होता है हाउ टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट, कहाँ मतलब कैसे पैसा लेकर आया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, मतलब कहाँ से पैसा कितना लेकर आया जाए, हाउ मच कैसे, स्पेशल कैसे के ऊपर फोकस किया जाता है कि हम कैसे पैसा अरेंज करें, फाइनेंस एंड मैनेज, फिर उसको मैनेज कैसे करें। तो नॉर्मली व्हाट एंड हाउ मच में फोकस करता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन का फोकस होता है हाउ के ऊपर। हाउ मीन्स हाउ टू फाइनेंस, कैसे पैसा अरेंज करना है, हाउ टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट्स एंड मैनेज द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, आई होप दोनों का फोकस भी क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है टाइम फ्रेम की। मैंने पहले ऊपर क्लियर कर दिया कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म नेचर की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म उससे रिलेटेड होता है, वर्ड लॉन्ग टर्म ज़्यादा रिलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट्स के साथ, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में सोच रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ फाइनेंशियल डिसीजंस वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं जिसमें हम कैश फ्लोज को मैनेज करने के बारे में बात करते हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करना है, इट मींस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। कैश फ्लो मैनेज कैसे करना है, इट मींस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। इट मे बी वेरी, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नोट्स कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको वहाँ पे नोट्स फ्रीली कॉस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा वेबसाइट भी मेरी अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, www.sachineducationhub.com.in पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी टाइमली। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रिस्क के बेसिस पे। अगला पॉइंट है रिस्क के बेसिस पे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क की बात करें ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम पैसा कहीं लगा रहे होते हैं ना, और स्पेशली लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में हमारे दिमाग में यही रहता है कि क्या यार ये हमें रिटर्न देगा, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। क्या हो जाए आने वाले पीरियड में, कब हो जाए, अचानक क्या हो जाए, ये हमें कुछ नहीं पता।
तो ऑब्वियस ही बात है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो ज़्यादातर हायर रिस्क के बेसिस पे होते हैं। उसमें जितना रिटर्न हमें लगता है कि ज़्यादा मिलेगा लॉन्ग टर्म पीरियड में, उतना ही रिस्क भी हमें ज़्यादा सताता है। हायर रिस्क हायर रिटर्न, यही बात यहाँ पे होती है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल डिसीजंस जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे रिस्क वेरी करता है। वेरी यानी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन यानी कौन से फाइनेंशियल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो। पैसा अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ से रेस कर रहे हो पैसा, डेट से कर रहे हो या शेयर से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, राइट। तो रिस्कियर जो भी, मतलब हर एक मेथड अपने अपने बिहाफ पर रिस्कियर है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में आप कौन सा एक्शन ले रहे हो उसके ऊपर रिस्क डिपेंड करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो क्लियर है ना कि वहाँ रिस्क ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सोच रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा दिख रहा होता है, और रिटर्न जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होता है? डायरेक्टली अफेक्ट द पोटेंशियल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है ना, वो आपकी सीधी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके रिटर्न्स को, पोटेंशियल रिटर्न्स को, कि जो आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऐसे होते हैं, मतलब अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया रिटर्न नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। मतलब ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत ले लिए तो ये डायरेक्टली इन इफेक्ट भी कर देगा, मतलब एक तरीके से इफेक्ट करेगा आपकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को। यानी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का कारण क्या बन जाएगा? आपके गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी एक्यूरेट टू गेट द पोटेंशियल रिटर्न्स। ओके, फाइनेंशियल डिसीजंस की जब मैं बात करता हूँ ना, तो फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है अफेक्ट करना ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को और एबिलिटी टू मेक द इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर रहता है, राइट, और स्पेशली एबिलिटी टू मेक द इन्वेस्टमेंट। और जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्या वो कर पाओगे कि नहीं, पहले आपके हमेशा फाइनेंशियल डिसीजंस की बात की जाती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा कहीं तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना, तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना। यही मतलब है कि पहले फाइनेंशियल डिसीजन यही देखे जाते हैं कि आपकी एबिलिटी है इन्वेस्टमेंट करने की कि नहीं, तभी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बेसिस पे सोचोगे कहाँ करना चाहिए उसको इन्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम्पल्स की बेस पे अगर बात करें तो चूजिंग द स्टॉक फॉर द रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। जब आप किसी स्टॉक्स को चूज कर रहे हो कि रिटायरमेंट मतलब देखो रिटायरमेंट मतलब लंबे समय का प्रोस्पेक्टस, राइट। रिटायरमेंट के लिए मुझे ज़्यादा रिटर्न, मतलब रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा मिलता रहे, या किस रिटायरमेंट फंड में मैं पैसा लगाऊं, किस रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में पैसा लगाऊं, जब उस स्टॉक को चूज कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी। या फिर बाइंग अ रेंटल प्रॉपर्टी। रेंटल प्रॉपर्टी मतलब लंबे समय के लिए रेंटल प्रॉपर्टी को बाय करके रख रहे हो, बाय कर लिया आपने, बाय मतलब आप रेंट पे रह रहे हो, उसी रेंटल प्रॉपर्टी को बाय कर लिया, दैट इज अ बाइंग अ रेंटल प्रॉपर्टी। तो वो मीन्स वो आपकी इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो, अब आपने ज़्यादा पैसा लगा के उसको लंबे समय के लिए अपने पास ही रख लिया कि अब ये मेरी ही है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है आपका, राइट। अब रिटर्न मिलेगा कि नहीं उसके बाद में बातें हैं, उसका कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, कितनी रिटर्न मिल रही है, वो बात की बातें हैं। सेकेंडली फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो उसका एग्जांपल है डिसाइडिंग बिटवीन डेट एंड इक्विटी फाइनेंस। अब चूज तो कर लिया है आपने, मतलब अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो बात अलग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसा कहीं से आना भी तो चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आना चाहिए, मतलब इक्विटी से लेकर आना है पैसा कि डेट से लेकर आना है पैसा, ये एक डिसीजन जो होता है ये फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कवर आता है। सिमिलरली डेट लेवल मैनेज कितना करना है, मतलब कितने लेवल पर मैं डेट ले सकता हूँ, कितने % इंटरेस्ट मेरी कैपेबिलिटी है पे करने की, ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन ही होता है, राइट। ठीक है जी। आगे कौन सी चीज़ों के ऊपर कंसिडरेशन, मतलब कौन सी चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम पे? रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल, टाइम होरिजन, मार्केट की कंडीशन। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आपको क्या देखना है? रिस्क टॉलरेट कितना कर सकते हो, रिस्क कितना ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है आपका, टाइम होरिजन मतलब लंबा समय है या फिर ज़्यादा बड़ा समय नहीं है ये भी देखना पड़ेगा, कितना बड़ा समय है ये भी देखना पड़ेगा, और मार्केट की कंडीशन, क्योंकि अगर मार्केट अनसर्टेन है, प्रॉपर अभी ही अनसर्टेन है, तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट करना नुकसान हो सकता है, तो ये भी देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन की अगर बात की जाए तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे पहले आता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, राइट। आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, अगर आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा तभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो रिटर्न ज़्यादा है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तभी फायदे वाली
आपकी कंपनी है ना, अगर रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तभी फ़ायदा हो पाएगा ना। तो सिमिलरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है और उससे ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल रेशियोज़ देखनी पड़ेगी कि करंट जो आपकी रेशियोज़ आपकी बन रही हैं वो सारी जो ऑप्टिमल रेशियोज़ होनी चाहिए उतनी ही हैं कि नहीं है। क्रेडिट वर्थीनेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास कितनी एबिलिटी है, और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पर ही आपको डिसीजंस लेकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें होती हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस आपको लेने से पहले देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। इसके बाद ओवरऑल गोल की जब लास्ट बात करते हैं, मतलब लास्ट पॉइंट जो है ओवरऑल गोल, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फाइनल गोल क्या होता है, एक ओवरऑल गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू लेकर आना, लॉन्ग टर्म रिटर्न हासिल करना और मैक्सिमाइज द वेल्थ, मतलब वेल्थ क्रिएशन, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना, पर शेयर वैल्यू इंक्रीज करना। ठीक है, तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सेकेंडली, फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं उनका ओवरऑल गोल रहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार बनी रहे, अच्छे से बनी रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे। लॉन्ग टर्म पीरियड में जो कंपनी ने इन्वेस्ट करना है उसमें स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर होने ज़रूरी हैं। अगर फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में सपोर्टिव बन पाओगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाओगे और अपने आप को आगे लेकर जा पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिफरेंस। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। 10-12 मिनट की ये वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने 7-8 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर दिए। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हो गया एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये 3 टॉपिक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और दोनों का डिफरेंस मिलाकर अच्छे से क्लियर हो गया होना चाहिए। और अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन दबाइएगा, क्योंकि बेल बटन दबाने से ही जो आपको अपडेट है वो टाइमली बेसिस पे मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी